दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आप बोटनी शुरू करने के बाद लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में हम लोग बेसिक भी पढ़े हैं बोटनी के बारे में। उसके बाद पादप हार्मोन जो 7 होते हैं, लेकिन मेनली जो 5 होते हैं, उसमें हम लोग अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात करें तो हम लोग पहले भी ऑक्जिन के बारे में पढ़े, जिबरेलिन्स के बारे में पढ़े और साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3 जो पादप हार्मोन है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो ना देखे हो तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देख लें चैनल पे। अब यहाँ से इसके बाद जो बाकी है, एथिलीन है आपके पास। उसके बाद क्या है, एबीसी अर्थात एब्सिसिक एसिड। फिर जो होता है एक फ्लोरीजेंस है, क्या आपके पास फ्लोरीजेंस, और एक ट्राउमेटिन। कौन सा हार्मोन बच गया आपका? ट्राउमेटिन। ये 4 हार्मोन को इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में। इस वीडियो में हम लोग एथिलीन, एबीसी अर्थात एबिसिसिक एसिड और फ्लोरीजेंस और ट्राउमेटिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एथिलीन से। कहाँ से शुरू करेंगे? एथिलीन से शुरू करेंगे। चले तो देख शुरू करते हैं ना। एथिलीन क्या है? एथिलीन, हिंदी में भी एथिलीन ही इस तरह से लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन के तौर पर कभी एथाइलिन इसी को लिख दिया जाता है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसकी खोज किसने की? सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसका खोज किसने की? खोज किसने की? एथिलीन की खोज किसने की? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि एथिलीन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी बर्ग ने। किसने? बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में। कब की? 1962 में। सेकंड जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो ये है कि जैसे ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, फ्लोरीजेंस, ट्राउमेटिन, ये जो 7 हार्मोन जो पादप पढ़े, इसमें एकमात्र ऐसा हार्मोन है एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो कौन सा पादप हार्मोन है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ यही एक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन, एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। इसके अलावा बाकी के जो 6 हार्मोन है, कोई भी ऐसा हार्मोन नहीं है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो आपसे अगर पूछा गया कि वो कौन सा पादप हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, तो वो क्या बताओगे आप? एथिलीन बताओगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। श्वसन में मदद करता है, यानी पादप जो रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होती है अर्थात श्वसन की प्रक्रिया जो पादपों में होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, रंध्रों के द्वारा जो CO2 भाग लेते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ से श्वसन में जो मदद होता है ना, वो कौन करता है? एथिलीन करता है श्वसन में मदद। इसलिए इसे श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन हार्मोन कहा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से किस हार्मोन को श्वसन हार्मोन कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? बेधड़क बताओगे, एथिलीन बताओगे, क्योंकि एथिलीन जो है वो किसमें मदद करता है? श्वसन करने में पादपों को मदद करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है कि यह मादा पुष्पों में वृद्धि करता है। क्या करता है? मादा पुष्पों में वृद्धि करता है। मादा पुष्पों में वृद्धि करता है। चलिए जैसे हम लोग एक बात कर देख समझते हैं, जैसे कभी कभार होता है ना कि अपने घर में या खेत में हम लोग क्या करते हैं ना कि आसपास में
कद्दू का पेड़ लगा दी, कद्दू का पौधा लगा दिए, कद्दू नहीं फल रहा है। करेला का लगा दिए, वो नहीं फल रहा होता है। लगातार उसमें खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो और मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन वो फल नहीं रहा है। तब क्या होता है ना कि आसपास वाले कोई आए, अब बोले कि ऐसा सुनना, इससे नफरत हुई, ठीक है ना, एकरा में क्या करो ना कि सुई एगो दे दो। सुई देते हैं, तो सुई कौन सा सुई देते हैं हम लोग? एथिलीन का ही सुई उसमें डालते हैं, एथिलीन का इंजेक्शन डालते हैं। क्या करते हैं? एथिलीन का इंजेक्शन डालते हैं, जिससे मादा पुष्प क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और मादा पुष्प जब बढ़ जाता है तो क्या होगा? फल देगा वो, क्योंकि हम लोग को पता है कि मादा पुष्प में ही क्या पाया जाता है? ओवरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओवरी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे ना? अंडाशय बोलेंगे। अंडाशय किसमें पाया जाता है? मादा पुष्प में पाया जाता है। जब हम लोग फूल के भाग पढ़ेंगे ना इस वीडियो के बाद, जब हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में आएंगे, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल वाले में, तब ये हम लोग पढ़ेंगे ना ओवरी क्या होता है ना ओव्यूल क्या होता है, जो भी। लेकिन यही जानेंगे कि मादा पुष्पों में वृद्धि करता है। मादा पुष्पों में क्या पाया जाता है? ओवरी, अर्थात हिंदी में अंडाशय। और अंडाशय से ही क्या बनता है? फल बनता है। तो यही से कारण होता है कि जब कोई पौधा लगातार फल नहीं दे रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें सुई डालते हैं। क्या करते हैं? सुई देते हैं। तो सुई देने के बाद क्या होता है? फलना शुरू करता है, ढेर सारा फल फूल लग जाएगा, ढेर सारा फूल लगेगा तो ढेर सारा फल बनेगा ही। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मादा पुष्पों में वृद्धि कौन करता है या किस हार्मोन के कारण होता है, तो एथिलीन के कारण होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसका प्रयोग इंजेक्शन के तौर पर भी किया जाता है। इसका प्रयोग इंजेक्शन के तौर पर किया जाता है, अर्थात जब ना फल रहा हो तो क्या करेंगे? कृत्रिम रूप से इसको क्या करेंगे? इंजेक्शन देंगे। ओके, बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे के पॉइंट में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो यह फल पकाने वाला हार्मोन है। क्या करता है? फल पकाने वाला हार्मोन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फल कौन सा हार्मोन के कारण पकता है, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से नहीं, इस यहाँ पे ना संशय वाली बात होती है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि प्राकृतिक रूप से, यानी जब फल पेड़ में ही लगा हो तो किस हार्मोन के कारण वो पक जाता है? तो किस हार्मोन के कारण पक जाता है? एथिलीन के कारण। तो एथिलीन के कारण जब पक जाता है भाई, तो इसलिए एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? एसिटिलीन बनाओगे। क्या बनाओगे? एसिटिलीन बताओगे या फिर कार्बाइड बताओगे? एसिटिलीन या फिर क्या बताना है आपको? कार्बाइड बताना है। एसिटिलीन अर्थात C2H2, C2H2। तो डाउट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि अगर पेड़ पौधा फल में ही लगा हुआ है तो प्राकृतिक रूप से अगर वो पक रहा है तो किस हार्मोन के कारण पक रहा है वो? तो एथिलीन के कारण पक रहा है। और एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। और अगर कृत्रिम रूप से पूछा जाए, जैसे आपका करते हो ना कि आम तोड़ लिए कच्चा, पपीता कच्चा तोड़ लिए, नहीं फल रहा तो ले जाकर कोठी में बंद कर दिए। अब कोठी में बंद करके ओकरा में कार्बाइड डाल दिए बाजार से ला करके, या एसिटिलीन जो गैस होते हैं ना उसको ला करके डाल दिए, वो फल को क्या कर दिया? पका देता है। लेकिन भाई हमने तो देखा है इस तरह से ये भी प्राकृतिक जो पका फल है वो भी खाया और कृत्रिम से जो फल है वो भी खाया, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग होता है, इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। सबसे बढ़िया टेस्ट तो जो प्राकृतिक रूप से पकेगा फल वही होगा ना। तो यहाँ पे याद रखना है, प्राकृतिक रूप से जो पकाएगा फल वो कौन? एथिलीन। लेकिन कृत्रिम रूप से किसका यूज करेंगे हम लोग? एसिटिलीन या फिर कार्बाइड यूज करेंगे। तो इस तरह से ये सब प्रॉपर्टीज है किसका? एथिलीन का प्रॉपर्टीज है। फिर आगे इसमें और हम लोग देख लेते हैं ना कि एथिलीन पाया कहाँ जाता है? तो तना के अग्रभाग में, यानी तना के आगे वाला भाग में, तना के आगे वाला भाग में एथिलीन कहाँ पाया जाता है? तना के आगे वाला भाग। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एथिलीन का पूरा प्रॉपर्टीज हो जाता है। इसके बाद हम लोग ना पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अब एब्सिसिक एसिड। क्या देखेंगे? एब्सिसिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड यानी एसिड को हिंदी में क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। इसी को ना कहीं कहीं एबीसी इस तरह से लिखा होता है। कौन सा हार्मोन, एबीसी हार्मोन। तो एबीसी हार्मोन अगर लिखा जाए तो समझना कि कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड है यानी एब्सिसिक एसिड जो है ना वो हार्मोन है। तो चलिए यहाँ पे नाम से ही एक चीज हमको क्लू मिलता है, इसमें क्या लगा हुआ है, एसिड अर्थात अम्ल लगा हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एकमात्र हार्मोन जो अम्ल के रूप में पाया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, एब्सिसिक। एकमात्र हार्मोन जो अम्ल के रूप में पाया जाता है, अम्ल के रूप में। अगर गैस के रूप में पूछा तो आप क्या बताओगे, एथिलीन। अगर अम्ल के रूप में एकमात्र पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे, एब्सिसिक एसिड बताओगे। चलिए फिर अगर बात करें ना कि एब्सिसिक एसिड की खोज कब की और किसने की, तो एडिकोट एवं बेयरिंग ने की थी। किसने की थी, एडिकोट एवं बेयरिंग ने। एडिकोट एवं बेयरिंग ने, एडिकोट एवं बेयरिंग ने 1961 में। एडिकोट इसके बारे में बनाया 1961 में बताया, बेयरिंग ने इसके बारे में 1965 में बताया। दोनों मिलकर के इसका नाम बताया एब्सिसिक एसिड। चलिए फिर अगर बात करें कि इसका आइसोलेशन कहां से किया गया, अर्थात आइसोलेशन का मतलब तो लॉकडाउन के बाद कोरोना काल में हर किसी को समझ में आता है कि आइसोलेशन के मतलब क्या होता है, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, सैनिटाइज का मतलब क्या होता है, ये हर किसी को पता हो गया। तो आइसोलेशन के मतलब पृथक्करण, कहां से अलग किया गया, ये तो कॉटन से अलग किया गया था। कहां से किया गया ये अलग, कॉटन अर्थात रुई से अलग किया गया। कहां से अलग किया गया, तो रुई से अलग किया गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये जो हार्मोन जो है ना, जो ऑक्सिन और ये सब जो बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, बिल्कुल उल्टा है। हम लोग जो बात कर रहे थे शुरू में कि जो ऑक्सिन था और प्लस में जिब्रेलिन्स जो हम साथ में पढ़े पिछली वीडियो में, जिब्रेलिन्स। चलिए ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स का ये अपोनेंट होता है। क्या होता है, अपोनेंट यानी उल्टा। हम लोग शुरुआत के वीडियो में पढ़ चुके हैं ना ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स के बारे में। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स जो काम करेगा ना उसका ये उल्टा करेगा कि चलो तू इधर चलेगा ना तो लेफ्ट चलेगा, तो हम राइट चलेंगे, तू अप चलोगे तो हम डाउन चलेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट का राइट, अप का डाउन, यानी उल्टा सीधा ये करता रहता है। जो भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स काम करेगा ना उसका ये उल्टा करेगा। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किस हार्मोन को ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स का अपोनेंट यानी विरोधी हार्मोन कहा जाता है, तो वो कौन सा हार्मोन था, कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग, एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अब बात क्या है ना कि क्या विरोध करता है। हम लोग पढ़े थे पहले भी कि जिब्रेलिन्स में क्या करता था, जिब्रेलिन्स बीजों के अंकुरण के लिए उसके प्रसुप्ति को भंग करता था। अर्थात बीज जो शांति अवस्था में होता था, आराम से पड़ा हुआ है, उसको मिट्टी के ऊपर आकर के अंकुरित होने के लिए प्रेरित कौन करता था, जिब्रेलिन्स करता है। जिब्रेलिन्स प्रेरित करता है, लेकिन क्या करता है ना, इसके प्रसुप्ति को ही बस बनाए रखता है। जिब्रेलिन्स प्रसुप्ति नष्ट करता है, प्रसुप्ति से आगे लाता है कि भाई ऊपर उठो आगे आओ, लेकिन यह क्या करके रखता है, रोके रहता है। यानी हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि प्रसुप्ति बनाए रखता है, प्रसुप्ति बनाए रखता है। अब प्रसुप्ति बनाए रखता है इसका मतलब क्या है, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं ना कि खेत में क्या होता है, जैसे कोई अनाज हुआ, जैसे मटर हो गया, दाल चना हो गया, या फिर और जो खेसारी मसूर जो भी कुछ हम लोग समझते हैं ना, दाल वगैरह जो है, वो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब काटते हैं खेत में से, थ्रेसर में उसको काट दिए, उसके बाद ला करके हम लोग रख लिए घर में, और घर में रख दिए तो ढेर दिन तक रखा हुआ है, ढेर दिन तक रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं होता है, क्योंकि उसको नमी वगैरह नहीं मिल रहा होता है, पानी वगैरह नहीं मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, और जिब्रेलिन्स तो उसमें होता है ना, लेकिन फिर भी ये क्या करता है ना, प्रसुप्ति बनाए रखता है। ये जो है एब्सिसिक एसिड उसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण लंबे समय तक वो क्या होता है, अंकुरित नहीं होता है। और कुछ दिनों के बाद जब वो महंगा होता है ना, तब हम लोग ले जाकर के बाजार में उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। कुछ आर्थिक स्थिति हम लोग को क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। वरना ये बताओ कि दाल अगर हम लोग लाए काट करके घर में रखे कोठी में और वो अंकुरित हो जाए तो कौन उसको खरीदेगा, खरीदेगा। आर्थिक स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब अनाज होता है,
जो भी अनाज है उसमें आर्थिकी रूप से हम लोग मजबूत करने में कौन मदद करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है। और जिबरेलिन्स क्या कर रहा था? जिबरेलिन्स क्या कर रहा था? प्रसुप्ति को बनाए रख, प्रसुप्ति भंग करके उसको अंकुरन में मदद कर रहा था, लेकिन अंकुरन का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। प्रसुप्ति को ये बनाए रखने में मदद करता है। यही से लंबे समय तक जैसे ट्रक में भर दिए और लेकर के जा रहे हैं ढेर दिन तक, अगर माला की ट्रक में रख दिए, उसी में अंकुर जाता, अंकुरन हो जाता, तो कौन खरीदता? व्यापारी नहीं खरीदता। आर्थिक हम लोग को क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो ये सब नहीं अंकुरता है, बाजार में बिकते रहता है, यहाँ से वहां जाते आता है, लंबे टाइम तक बना हुआ है। तो किसके कारण बना हुआ है? एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। चलिए आगे क्या है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना कि ये पतझड़ के मौसम में निकलता है। पतझड़ के मौसम में निकलता है, यानी जो पतझड़ का दिन जब आता है ना, पतझड़ कहने का मतलब पत्ता झड़ना, पतझड़ कहने का मतलब पत्ता झड़ना। जब पत्ता झड़, जब क्या होता है ना कि उस मौसम में जनरली हम लोग इस एरिया में रहते हैं ना, गर्मी के दिन के आसपास में क्या होती है ना कि पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, और पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, यानी पतझड़ का मौसम हम लोग कहते हैं क्या जाता है। तो उस वक्त होता क्या है ना कि पौधों में किस अम्ल का स्त्राव बढ़ा होता है? एब्सिसिक एसिड बढ़ा होता है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? पत्तों के विलगन में मदद करता है, पत्तों को गिराने का काम करता है। तो पतझड़ में तो पत्ता गिरेगा ही, तो पतझड़ के मौसम में जब निकलेगा तो पत्ता क्या होगा? गिरेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पत्तियों के विलगन में काम करता है, पत्तियों के विलगन में काम करता है, पत्तियों के विलगन में सहायक, यानी पत्तियों को गिराने का काम करता है। आपसे पूछा जाए कि पत्तियां जो होती है ना पतझड़ में किस अम्ल के कारण गिर जाती है या किस हार्मोन के कारण गिर जाती है, तो आप क्या बताओगे ना? एब्सिसिक एसिड के कारण। अब जब पत्तियां के विलगन में सहायक होती है तो ये भी बताओ कि फल क्या होता है? जब टहनी पे लग जाता है, फल जाता है, और जब पूरा पक जाता है तो पकने के बाद अपने से टपक जाता है, पकने के बाद टपक जाता है। तो टपक भी किसके कारण जाता है? एब्सिसिक एसिड के कारण। यानी फल, पके फल को गिराने में मदद करता है, पके फल को गिराने में मदद करता है, गिराने में सहायक होता है। तो इस तरह से ये सब काम किसका है ना? एब्सिसिक एसिड का। ये सब हम लोग प्रॉपर्टीज किसका पढ़ लिए? एब्सिसिक एसिड का भी पढ़ लिए। अब एक चीज और हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना था कि जब हम लोग ये कर रहे थे कि ऑक्जिन और जिबरेलिन्स का अपोनेंट है, यानी ऑक्जिन और जिबरेलिन्स एक और काम कर रहा था, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद। ऑक्जिन और जिबरेलिन्स क्या करता था? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में मदद। तो एबीसीडी क्या करता है? एबीसी जो है, एब्सिसिक एसिड जो है, कोशिका विभाजन एवं जो दीर्घन होगा उसका क्या करेगा? ये छोटा विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। कहीं किसका काम है? ऑक्जिन और जिबरेलिन्स तुम जो करोगे उसका उल्टा करेंगे। पत्तियों के विलगन में तुम्हारे कारण पत्ती का विलगन नहीं होगा तो हम विलगन करवाएंगे, तुम्हारे कारण फल नहीं गिरेगा पक करके तो हम गिरवाएंगे, ठीक है ना? प्रसुप्ति तू बनाए रखे, प्रसुप्ति भंग करेगा, हम बनाए रखेंगे। कोशिका विभाजन और दीर्घन में मदद करेगा, हम विरोध करेंगे, ठीक है ना? ये इसका काम है। इसीलिए ऑक्जिन और जिबरेलिन्स का इसका क्या कहा गया? इसको अपोनेंट कहा गया। अब यहाँ समझते हैं एक बात, यहाँ समझने लायक जो है, पहले भी हम इस बात को बता चुके हैं कि कोशिका विभाजन और दीर्घन का अगर विरोध कर रहा है तो कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता था कि विभाजन मतलब विभाजित होकर के टूट जाना, नष्ट हो जाना और घाटा हो जाना। साइंस में अगर बात करें, खास करके बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, देन वी हैव टू नो इट कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। इट मींस क्या? सेल डिवीजन का मतलब होता था कि अगर इस तरह से कोई कोशिका है इस तरह का और ये दो भाग में बटा, तो ठीक है, इस तरह से दो कोशिका तो बन गया ये, और दो कोशिका बनने के बाद ये क्या होता है ना कि वृद्धि करके फिर से इस आकार का ले लेता है। यानी बायोलॉजी में अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई भी पौधा विभाजन करके विकास करना। क्या करना? विकास करना। हमारे शरीर में भी कोशिका विभाजन होता है जिसके कारण हमारा भी क्या होता है? विकास होता है। तो बायोलॉजी में कोशिका विभाजन का मतलब नष्ट होना ना समझे, हम लोग क्या समझेंगे? विकास करना। तो ये सब हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़े किसका पढ़े? एब्सिसिक एसिड का पढ़े। अब हम लोग पढ़ लेंगे फ्लोरीजेंस के बारे में और ट्रामेटीन के बारे में। चलिए अब आते हैं छठा जो है फ्लोरीजेंस है। क्या है? फ्लोरीजेंस है। फ्लोरीजेंस क्या है ना, यह फूलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फूलों में पाया जाता है।
और फूल खिलाने में मदद करता है, और फूल खिलाने में मदद करता है, फूल खिलाने में मदद करता है। अच्छा, श्वसन में जो मदद कर रहा था वो कौन सा था? एथिलीन था। श्वसन में जो मदद कर रहा था एथिलीन था। पकाने में भी फल को मदद कर रहा था एथिलीन था, ठीक है ना। तो उसको क्या कर, श्वसन में मदद कर रहा था तो श्वसन हार्मोन कर रहे थे, फल पकाने में मदद कर रहा था तो फल पकाने वाला हार्मोन कर रहे थे, और इसको फूल खिलाने में मदद कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ना, फूल खिलाने वाला हार्मोन। क्या कहेंगे हम लोग? फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो आपसे पूछा जाए कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, तो फ्लोरीजेंस को कहा जाता है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे 7वां जो है ना, ट्रॉमेटीन है। क्या है? ट्रॉमेटीन है। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे गुलाब का हम लोग ले लिए, गन्ना का ले लिया, कुछ का ले लिए, तो क्या होता है ना कि उसका एक पार्ट काट करके जमीन में हम लोग लगा देते हैं। जैसे हम लोग की तरफ नरकट पाया जाता है, सरपतना, उसको भी ये काटे और जमीन में ऐसे लगा दे तो कुछ दिनों के बाद क्या होना कि वो पूरा विकास कर जाता है, यानी जिसको हम लोग कायिक प्रवर्धन भी बोल सकते हैं उस तरह से। तो उसमें होता है क्या ना कि एक भाग को हम लोग तोड़ दिए, टहनी वाला भाग से कहीं से तोड़ दिए और तोड़ करके जमीन में लगा दिए, तो तोड़ने के बाद वो क्या हो गया, घायल हो जाता है, लेकिन घायल होकर के फिर से वो क्या कर गया, विकास कर गया। तो वो विकास किसके कारण करता है? ट्रॉमेटीन के कारण करता है। किसके कारण? ट्रॉमेटीन के कारण करता है। तो हम लोग इस क्या कहेंगे ना, इसको घायल कोशिका को भरने में मदद करता है, घायल कोशिका को भरने में मदद करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घायल कोशिका को भर करके पादपों के विकास में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ट्रॉमेटीन मदद करता है। कौन कर रहा है? ट्रॉमेटीन कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग ना 7 हार्मोन के बारे में पढ़ लिए, ऑक्सिन के बारे में पढ़े, जिबरेलिन्स के बारे में पढ़े, साइटोकाइनिन के बारे में पढ़े, एथिलीन के बारे में पढ़े, एब्सिसिक एसिड पढ़े, फ्लोरीजेंस पढ़े और ट्रॉमेटीन पढ़ लिए। अब जो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ना, वो प्लांट मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। यहाँ नहीं, अगली वीडियो में जब आप देखेंगे ना, तो वो कहां से हम शुरू करने वाले होंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। किसको शुरू करेंगे हम लोग? प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के तहत हम लोग को पढ़ना होगा जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये सब पार्ट हम लोग किसमें पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। चूंकि पहले ही वीडियो में, बेसिक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आउटर पार्ट जो विजिबल होता है ना, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और मानवों के आउटर पार्ट का जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, एक एक वीडियो अलग अलग करके हम लोग पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।